Welcome back to my dear students. You are watching my YouTube channel Summer English World. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर क्लास 12th के आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे लेसन्स के हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब हम देखते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपने वीडियो को ओपन किया है तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसके साथ में कुछ एग्जाम के जो टिप्स हैं उनको भी आप सुनते जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन 1। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले है ना, हमारे जो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें हम कहें कि शॉर्ट टाइप की, लॉन्ग टाइप की, मतलब जो भी हैं, अगर हम पिछले पेपर की बात करें 2022, 23, 24, 25 में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं हमारे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 में भी आते हैं क्वेश्चन आंसर, 12 में भी आते हैं, 13 में भी आते हैं, 14 में, 15 में, है ना। तो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और फिर इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सट्रैक्ट बन के आता है। तो अगर हमने ग्रामर अच्छे तरीके से कर ली है ना, और हमने पैसेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स में अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रीड किया है, समझा है, तो क्वेश्चन आंसर्स को याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमारे शॉर्ट टाइप के भी आते हैं, तो हमको 30 वर्ड्स में लिखना पड़ते हैं, है ना। और कहीं कहीं पर 75 वर्ड्स में भी हमको लिखना पड़ता है। तो जितना अच्छा हम इसके चैप्टर्स को समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है लिखना। इसी के साथ में ही हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट थे, हमारे आ चुके थे, उन पे बात कर लेते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लिया है, तो आप देखते जाइएगा, उस पर टिक लगाते जाइएगा, और बाकी जो आपके रह गए हैं तो एक बार उनको जरूर पढ़ के जाइएगा आप, है ना। तो आपको देखना बहुत जरूरी है। लेसन 1, द लास्ट लेसन, बहुत ही अच्छा लेसन था ये, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इसके फिर से रिपीट होने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ये आपको याद भी होगा, और इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। और कई बार आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड प्री बोर्ड में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। फिर है इसमें, व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, और 25 में। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। 2025 में ये क्वेश्चन अभी अभी आ चुका है, लास्ट ईयर। व्हाई डिड हाउसर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेसन में से कुछ क्वेश्चंस जो इस बार एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, तो हमें उन्हें भी करना चाहिए। ठीक है, कई बार जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं आपने उनको याद तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आप समझते हैं जिन क्वेश्चंस पे सन लगा रहता है ना। तो पेपर में जितने सन में क्वेश्चन आए हैं तो आप लोगों ने उनको लर्न कर लिया है। बाकी कुछ आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे नया सन लग जाता है, तो इस बार भी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। तो साथ में आप, जैसे आपने किसी चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं उनको कर लिया है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको दूसरे भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी पॉसिबिलिटी बनती है आने की। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाई डिड हाउसर
and the other villagers come to attend the last lesson. Question number 6 है, how did French react to the declaration that it was their last lesson? And question number 7, what did M. Hamel say about the French language? तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था. इनको तो आपको याद करना ही करना है. इसके साथ में कुछ 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए यहाँ पे दिए हैं उनको भी आपको ऐड करना है. अब हम देखते हैं लेसन 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, बुक फर्स्ट है, फ्लेमिंगो से है ये. अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स की कैटेगरी को डिवाइड करें तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, जो कि एक ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे अपनी और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने याद कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देना है. जितना भी आपने कुछ भी याद किया है उसको रिवाइज ज़रूर करते जाना है. अगर हम याद की हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं तो भूलने की संभावना रहती है और फिर वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर हम उसको आधा करके आ जाते हैं. ठीक है, तो आप है ना उसको रिवीजन ज़रूर करें. रिवीजन ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है. और दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब न ज़्यादा पढ़ते हैं ना कम पढ़ते हैं, मतलब एवरेज होते हैं. ठीक है, देखिए 1 महीने का टाइम है, आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी करना है. तो रिवीजन के लिए बहुत टाइम दीजिए और अपना एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाइए. और टाइम टेबल में आपको क्या करना है कि अभी जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा चेंज करके पढ़िए ना. हर घंटे में टॉपिक को चेंज करिए. जैसे आपको अभी कम से कम मेरी इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनते भी जाइए ना. आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम टाइम में चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, 10 से 12 घंटे की स्टडी तो करता ही करता है. ठीक है, कोई 8 घंटे करता होगा, कोई 10 या कोई 12. तो एक एग्ज़ाम में टाइम शेड्यूल होना चाहिए अपना. तो एग्ज़ाम में अपना टाइम शेड्यूल होना चाहिए. हम क्या करें, जैसे कि हर घंटे में टॉपिक कैसे चेंज करना है. सबसे पहले जैसे 1 घंटे हमको है ना एप्लीकेशन रिवाइज करनी है. कम से कम 3-4 एप्लीकेशन हमारी होना चाहिए, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. और 3-4 हमारे जो है लेटर्स होना चाहिए, है ना, जिनको हम फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं. ठीक है, इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे अपने पूरे पेपर में कि पूरे पेपर में हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ओके, तो लाउड स्पीकर वाली आप एप्लीकेशन जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, इसी के साथ में एक मेल फंक्शनिंग वाली जो एप्लीकेशन है उसे भी आपको कर लेना है. ब्रदर सिस्टर मैरिज वाला आपको लेटर भी करना है. और एसएलसी वाली तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, है ना, ये तो आपको याद होती है. बाकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊंगा बीच में. और अब हम बात करते हैं लेसन 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. और ये चैप्टर है अपना लॉस्ट स्प्रिंग. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. 2022 और 24 में एक क्वेश्चन आया है. इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल. टी स्टॉल पर काम करते हुए क्या साहेब खुश था. आपको मेरे इस चैनल पर कुछ लेसन्स के पूरे पूरे वीडियोस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. फिरोजाबाद जो सिटी थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी. क्वेश्चन नंबर 11 है, 2023 में क्वेश्चन आया था ये वाला, 2026 में इसके बहुत ही पॉसिबिलिटी है आने की. तो जिन क्वेश्चन पे सन लगा हुआ है तो उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है,
वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, और जिन पर नहीं लगा हुआ है तो वो भी आपको एक्स्ट्रा में याद करके रखना है। हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चंस इस बार ऐड हो जाएं। और मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो तो वीडियो में जब इनको देख रहे होंगे तो काफ़ी उन्हें अच्छे तरीके से लग रहा होगा कि सर हमको ये तो याद है, हमको ये भी याद है ना, लेकिन फिर भी रिवीजन करते रहना है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। 2025 में ये क्वेश्चन आया है। आपको पता है कभी भी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन 2025 में आया है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है ना। एकदम से एग्जामिनर वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, ऐसा 100% नहीं कह सकते हम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, है ना। ये क्वेश्चन 2000 ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 15 पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब्स फुल नेम, डज ही नो इट, व्हाट डज ही डू द होल डे। ये एक न्यू क्वेश्चन है, ये इस बार ऐड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। मतलब जो बच्चे वो कचरा बीनते थे तो उनका मतलब उनके लिए कुछ अलग होता था, और उनके पेरेंट्स के लिए उनका मतलब कुछ अलग होता था, है ना। बच्चों ने बीच में कहा था कि अभी भी हमें सोना मिल जाता है ना। वो इतना मतलब उत्साहित तरीके से मतलब कचरे को बीनते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए उनका मतलब सिर्फ एक मतलब रोज के लिए, है ना, रोजी रोटी थी। मतलब उनसे वो बेचते थे तो पैसा मिलता था उनको, जिससे वो उनका घर चलता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ हैड अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब बट व्हाट वाज आउट ऑफ हिज रीच। एंड क्वेश्चन नंबर 18, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, हाउ डज हिज ड्रीम लुक लाइक। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके जो भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो आपके आपसे एक क्लास पीछे हैं, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर पूरे साल में अगर वो शुरुआत से ही ये पूरे क्वेश्चंस को अगर धीरे धीरे लर्न करते जाएं, 4 क्वेश्चंस डेली या 2 क्वेश्चन डेली अगर करते जाएं, तो भी उनके लिए बहुत ही मतलब आसानी हो जाएगी जब वो अपने बोर्ड एग्जाम्स को देंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस। और अगले क्वेश्चंस को देखने से पहले, लेसन 3 पे बात करने से पहले, डीप वाटर पे बात करने से पहले, हम देखते हैं एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या करें और हमारे एग्जाम में एक सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पैसेज का। तो पैसेज का जो क्वेश्चन है, तो पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सबसे पहले हमको है ना पैसेज को अच्छे तरीके से पूरा रीड करना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो है ना हमको कम से कम 50% थोड़ा आइडिया आता है कि पैसेज किस बारे में। फिर उसको है ना सेकंड टाइम फिर रीड करना चाहिए। मतलब पैसेज के अगर आपके पूरे क्वेश्चन आंसर सही होना है तो आपको पैसेज को 3-4 टाइम्स बहुत ही केयरफुली आपको है ना 3-4 टाइम्स पैसेज को रीड करना चाहिए। 3-4 टाइम्स रीड करने से पैसेज में क्या होता है कि जब हम उसको रीडिंग लगाते हैं तो पैसेज में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन में से क्या है कि तो पैसेज में होता क्या है कि 10 क्वेश्चन में से कभी कभी पैसेज इतना सरल होता है कि हमें 10 के 10 पूरे आंसर्स आसानी से आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, है ना, जिनका हम आसानी से जवाब नहीं दे पाते। तो उसके लिए आप एक काम करें, जब भी उसको सॉल्व करें तो शुरुआत में एग्जाम टाइम में उसके लिए है ना स्पेस छोड़ दें, मतलब जगह छोड़ दें। और जब आपको है ना बाद में टाइम बचे
तो फिर पैसेज को 1-2 बार और रीड करके फिर उसके आंसर्स को, है ना, बहुत ही सोच समझ के निकालने की कोशिश करें। तो इस तरीके से क्या है कि आपके जो 2-3 क्वेश्चन आपको आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो वो भी आपसे बन जाएँगे। कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे कभी-कभी एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ लेते हैं और रियल में उनके आंसर पैसेज में ही होते हैं। बस ज़रूरत होती है हमको पैसेज को थोड़ा और केयरफुली तरीके से देखने की, है ना? चलिए अब देखते हैं लेसन 3 डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? इस क्वेश्चन के फिर से आने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट? क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर? तो आप देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसमें अपना 22। 22 क्वेश्चन जो है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2023 में आया है। इसके बाद में हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? 23 और 25 में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद में व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? व्हाई डिड ही जॉइन YMCA पूल? इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि अब कुछ अगर नया क्वेश्चन बन गया तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की। एंड क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज ड्राउनिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ? इस क्वेश्चन को भी देखना है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये नया ऐड हो जाए। स्टूडेंट्स, इतने बड़े चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स में से 5 to 6 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनते ही हैं। तो जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हमारे आ चुके हैं उनको तो करना ही है, और बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नए वाले भी देखना है ना? और मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम के हिसाब से इन क्वेश्चंस को रेडी कर लिया होगा। बस आपने जो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं उनको भी एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारा पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जो कि नोट मेकिंग वाला होगा। तो नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए हमको? नोट मेकिंग में हमको है ना, टाइटल निकालना चाहिए अच्छे तरीके से रीड करके। जैसे पैसेज को रीड करते हैं वैसे ही हमें है ना नोट मेकिंग को रीड करना है, ताकि हम उसका अच्छे तरीके से टाइटल निकाल पाएँ। और कई सारे जो नोट मेकिंग में बड़े वर्ड्स होते हैं तो उनको हमें शॉर्ट में लिखना भी आना चाहिए, है ना? मैं आपको सजेशन देना देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि नोट मेकिंग की जो हेडिंग्स होती हैं, मतलब 1 से लेके 4 तक या 5 तक हेडिंग्स में जिस बारे में बात हो रही है ना? नोट मेकिंग का जो पैराग्राफ है उसके 4 टू फर्स्ट टू फिफ्थ लाइन्स पहले ऐसे उसको तोड़ लें, है ना? पूरे नोट मेकिंग को, जैसे अगर नोट मेकिंग में आपकी 15 टू 20 लाइन्स का पैराग्राफ आया है, तो इस पैराग्राफ में आप क्या करें, उसकी लाइन्स को डिवाइड कर लें 4-4 लाइन्स में, और फिर 4 लाइन्स में से सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखें कि है ना मेन किस बारे में बात हो रही है। फिर उसके आगे वाले पॉइंट 3-4 पॉइंट्स को बनाएँ आप। जैसे आपने एक 1 हेडिंग बनाई, उसमें आपने जो पैराग्राफ में सबसे पहले जिस बारे में बात हो रही है, उसको आप एक हेडिंग दें, ठीक है? उसके बाद में आप उसके पॉइंट बनाइए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से उसकी सब हेडिंग्स भी होना चाहिए। और अगर आपको इसका कोई आइडिया चाहिए, तो क्लास 9th और 10th क्लास की जो मॉड्यूल मैंने इस पे अपलोड की है अपने चैनल पर, उसमें नोट मेकिंग के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना? चलिए, नोट मेकिंग के बारे में हमारी बात हो गई है, और ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिलें। और नोट मेकिंग में आप ये ना करें कि एकदम लॉन्ग लॉन्ग पॉइंट बनाकर आएँ। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसेज कैसे छाप देते हैं उसमें पूरा की पूरा, तो ये गलत है। इतने लॉन्ग पॉइंट नहीं बनना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनना चाहिए, और वो भी एक पूरा मैसेज देने वाले हों। इसके बाद समर मैथ्स वर्ल्ड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारा कंटेंट है आपके लिए, और
कई सारे साथियों के लिए जो कि किसी भी क्लास में हो, 9 से लेकर 12 तक हो, बहुत कुछ मटेरियल इस पर है। एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो और आगे भी कई सारी वीडियोस इस पर आने वाली हैं, तो ये बहुत ही काम की चैनल है हाँ आपके, इनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप। अब हम बात करते हैं, हाँ, और ये जो चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड है, ये तो आपने कर ही लिया होगा, है ना, क्योंकि इस पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ग्रामर हैं, ग्रामर्स के वीडियोस डले हुए हैं, चैप्टर्स के डले हुए हैं वीडियोस, पोयम से डले हुए हैं वीडियोस। आप खुद तो इसको सब्सक्राइब करें ही, और जो आपके साथी हैं जो छोटी क्लासेस में आने वाले हैं, जो अभी 10th में होंगे, 11th में होंगे, 9th में होंगे, तो उनको भी सजेस्ट करें, तो उनको भी काफ़ी मटेरियल मिलेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इसमें लेसन 4 की, रेड ट्रैप। फर्स्ट बुक में से है और फ्लेमिंगो बुक है आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है। द रेड ट्रैप में देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। रेड ट्रैप है ना, पैडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि है ना, ये पूरा जो संसार एक जाल की तरह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपका, कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। जो क्रॉफ्टर था वो इतना ज़्यादा मतलब बोलने वाला क्यों था, और इतना अच्छा उसका फ्रेंडली नेचर क्यों था पैडलर के साथ में। अब 2023 में क्वेश्चन आया है, 25 में भी आया है, पॉसिबिलिटी इसकी जो है 80% है आने या ना आने की, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूर इसको याद कर लेना है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन नए भी आपको अपने साथ में रखना है, जो कि इस बार नए क्वेश्चन बन सकते हैं। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर। और उस क्रॉफ्टर ने अपने 30 क्रोनर क्यों दिखाए थे पैडलर को। क्वेश्चन नंबर 29, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का जो निमंत्रण था सबसे पहले, वो उसने क्यों मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, तो व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। लोहार को, जो आयरन मास्टर था, मिल का मालिक था, उसे अपनी गलती का एहसास कब हुआ था। 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रिपीट होने की संभावना है भी सही, वो नहीं हो तो फिर आपको और भी क्वेश्चन इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 9-10 क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप अपने हिसाब से उनको जरूर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। इनको अगर आपने कर लिया तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, और मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे वीडियो में से। What doubt did एडला हैव अबाउट द पैडलर। पैडलर पर एडला को डाउट कब हुआ, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है ना, पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। और पैडलर को भी ने भी कब सोचा कि है ना, वो भी एक जाल में फंस गया। देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22, 24, 25 में आया है, 26 में भी इसके है ना रिपीट होने के चांस लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। कब पैडलर ने अपना रास्ता बिल्कुल बदल लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड द पैडलर सेल, हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स। ठीक है, पैडलर किस तरीके से अपनी चीज़ों को बेचता था और उसने किस तरीके से इनको बनाया था। एंड 35 नंबर पे है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। और ये दो रेड ट्रैप वाली स्टोरी है, उसका एक क्या संदेश है, क्या मतलब है उसका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन पर बात इंडिगो पे करने से पहले कुछ एग्जाम के टिप्स और देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने नोट मेकिंग के बारे में बात की थी कि नोट मेकिंग किस तरीके से हमको करना चाहिए, पैसेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए पूरा पेपर में किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ उसके लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर में कौन सा होगा। तो नोट मेकिंग के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बनता है, जिसमें हमारा नोटिस आएगा,
या फिर एडवर्टाइजमेंट आ सकता है या पोस्टर आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिस की, कि नोटिस में किस टाइप के नोटिस आएंगे। आपने देखा होगा कि 2024 में एक नोटिस आया था एनुअल फंक्शन के बारे में, तो वो फिर से रिपीट हो सकता है एनुअल फंक्शन के बारे में। नोटिस बनाने का फॉर्मेट आप जरूर देख लीजिएगा कि सबसे पहले है ना, हमें एक बॉक्स के अंदर नोटिस की हेडिंग जो है बड़े अक्षरों में, अच्छे तरीके से कैपिटल अक्षरों में हमको बनानी है, और उसके नीचे टाइटल लिखना है। जैसे टाइटल एनुअल फंक्शन लिख लिया हमने, है ना, इसमें फिर इतना लिखने पर ही आपको है ना 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। और फिर नीचे जो है आप अपना नाम लिखते हो और डेजिग्नेशन लिखते हो, तो वहाँ पर भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। और बीच में जो बॉडी ऑफ द कंटेंट होता है, वहाँ पर भी आपको सही तरीके से लैंग्वेज लिख के आप 2 नंबर और गेट कर सकते हैं। तो बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखकर बीच में भी और ऊपर डेट डालकर, मेरे ख्याल से आप अगर नोटिस की प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो 4 से 5 नोटिस बनाकर अच्छे तरीके से देखिए, और हर नोटिस को पकड़ने की कोशिश करिए कि हर नोटिस में कौन सी चीज़ कॉमन है। और जो चीज़ कॉमन होती है नोटिस में, वो अगर नोटिस जैसे कोई सा भी पेपर में आ गया और अगर वो आपसे फेमिलियर नहीं है, आप नहीं जानते उसके बारे में, तो आपने जितने नोटिस बनाए हैं, प्रैक्टिस की है, तो उसके दम पर आप जितना भी लिख कर आएंगे उससे रिलेटेड, है ना, क्वेश्चन में से ही हमको कई बार आइडिया मिल जाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ कहाँ पर लिखना है। तो आप नोटिस की 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। एनुअल फंक्शन वाला नोटिस जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। और 2025 में आपका एक नोटिस आया था इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इस बार थोड़ा चेंज हो सकता है, वो कि वो रिपीट मुश्किल है होना, तो आप दूसरे 4 से 5 जरूर करें अपने हाथ में तैयार। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि नोटिस में कुछ और भी नोटिस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, है ना। साइंस एग्जीबिशन वाला नोटिस भी था आपका, 2023 में आया था, तो वो रिपीट हो सकता है, उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट बनाना भी आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ऐड देना है। तो ऐड में भी एक ऐड से काम नहीं चलेगा, 4 to 5 ऐड जो हैं वो हमको बनाकर देखना है। और जो आ चुके हैं पहले वो तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनकी तो प्रैक्टिस करना ही करना है। तो कोई चीज़ सेल करना है जैसे, तो 2025 में और 23 में आपको सेल करने वाला एक ऐड आया था, जिसमें क्वेश्चन था कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको लोकल न्यूज़पेपर में एक ऐड देना है, ठीक है। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको है ना फिर बाहर जाना है, तो घर की कुछ चीज़ें आपको बेचना है, तो आप इंग्लिश में किस तरीके से इसको बनाएंगे। अगर आपके पास में ये फॉर्मेट है तो आप देख लीजिएगा, वरना मैं आगे अपनी वीडियोस में इसको दूंगा, है ना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेसन 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स, बुक फर्स्ट फ्लेमिंगो से। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय फेयरी मीजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर्स रेफर टू। फिर है इसमें क्वेश्चन 47, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज, व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ऑफिस बॉय में क्या करता था, वो ऑफिस बॉय क्या करता था जेमिनी स्टूडियो में, और उसने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश क्यों था। 48 नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, मतलब इतना उदास क्यों था ऑफिस बॉय, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और मतलब चिड़चिड़ेपन का क्यों था, फ्रस्ट्रेटेड मतलब, और वह अपना गुस्सा किस पे उतारता था, अशोक मित्रन पे उतारता था, आपको पता ही है।
49 नंबर क्वेश्चन है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है कि वो बहुत तरीके से जीनियस था। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, जो कि स्पेशल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आने के फिर से चांसेस बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रिफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो वहाँ पर एक जो कवि आया हुआ था, तो वो एक सबके लिए एक रहस्यपूर्ण क्यों था, है ना, इसमें क्या बताया गया उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वॉच। ठीक है, और जो इंग्लिश विजिटर जो आया था वहाँ पर स्टूडियो में, तो जो लेखक है उसने कैसे पहचाना बाद में। क्वेश्चन नंबर 52, वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके आने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन नंबर 53, वाई डिड अशोक मित्रन प्रे फॉर द क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अशोक मित्रन जो थे वो हरदम क्राउड शूटिंग चलती रहे ऐसा क्यों प्रार्थना करते थे। 54 नंबर पे है, वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रिफर टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। इस चैप्टर में जो एक लीगल एडवाइजर जो वकील था, वो बाकी सब लोगों से अपोजिट कैसे था। क्वेश्चन नंबर 55, वाई वॉज द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी ने स्टूडियोज में सबका स्वागत कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 56 है, नेम वन एग्जाम्पल to show that Gemini Studio was influenced by the plays staged by MRA. तो MRA जो वहाँ पे ग्रुप था, उन्होंने MRA का जेमिनी स्टूडियो द्वारा कैसे, मतलब एक स्वागत किया गया और किससे वो प्रभावित हुआ जेमिनी स्टूडियो। एक जो ग्रुप वहाँ पे आया हुआ, तो आपको पता है, जो कि सर्कस जैसा ग्रुप लग रहा था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 पे, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। क्वेश्चन नंबर 58, which poets from England were known to the Gemini Studios staff. And last question है इसका 59, which two plays were presented by MRA, why were they so successful। तो मॉरल रीआर्मामेंट जो ग्रुप है उसके द्वारा 2 प्ले नाटक किए गए थे, वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। स्टूडेंट्स, मेरा ये कहना है कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर्स में आपको 4 या 5 तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो जिन पे सन लगे हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पहले तो उन्हें कर लीजिए आप, उसके बाद में बाकी के आप और देख लीजिएगा, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने से पहले हमारे जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो किससे रिलेटेड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो लॉन्ग कंपोजिशन, जैसे कि उसमें हमको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, आर्टिकल, या फिर और में रिपोर्ट होगी, या स्पीच, या डिबेट, या पैराग्राफ। ये 5 टॉपिक आते हैं, और 5 टॉपिक में से मुझे पता है कई लोगों का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो पैराग्राफ, मतलब ए से ना आके डायरेक्ट उसको पैराग्राफ बोला जाता है कि पैराग्राफ में आप उसको लिखिए। चलिए, अगर इसमें आर्टिकल्स आ जाता है तो आर्टिकल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ गेम्स, वैसे तो ये ऐसे के रूप में आता है, अगर आ भी जाए तो आप आर्टिकल के रूप में उसको लिख के आइएगा। और एक बहुत ही फेवरेट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कौन सा आर्टिकल अभी आ चुका है, तो 2022 में एक आर्टिकल आया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, आर्टिकल के रूप में आ गया, आप इसको कम से कम आपको 120 वर्ड्स में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा आ चुका है, तो एक 2023 में आया था आपका ये, यू आर सोनिया निगम वाइल वॉचिंग ए न्यूज चैनल कवरिंग अ रैली ऑफ ग्रीन पीस एक्टिविटीज, राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। अर्थ को बचाने के लिए
ये वाला आया था आपका एक। इसके बाद रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे हम, कौन सी रिपोर्ट आई थी। तो 2024 में एक्सीडेंट विटनेस्ड बाय मी, मतलब एक जगह पे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और आप उसके गवाह थे, कैसे कैसे हुआ, आपने क्या क्या देखा, उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आएंगे तो आपको उसके बारे में लिखना है। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। और अब इस बार कुछ नए जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की ग्रामर काफ़ी अच्छी है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं अपने ऑन वर्ड्स में, लेकिन आप थोड़े शब्दों का बहुत ध्यान रखें कि कितने शब्दों में वर्ड में ये पूछा गया है। 2022 में एक और आया था आपकी रिपोर्ट, अ डिवेस्टेटिंग फायर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, उसके बाद में ये रिपीट नहीं हुआ है। और 2025 में एक आया है आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। 2025 में ये आ चुका है, ये फिर से रिपीट भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट। फिर इसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट, एक आपने ट्रेन एक्सीडेंट देखा हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आप दो दो तीन तीन बार तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से बहुत ही आने के चांसेस हैं। स्पीच में अगर हम देखें तो स्पीच कौन सी वाली आई है जो कि इम्पोर्टेंट रही है इस बार, या पहले आ चुकी है। स्पीच में अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और डिबेट्स में से भी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो ये क्वेश्चन जुड़ सकते हैं इसमें, है ना। तो पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में आपका द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, ये तो इतना मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है, इस पर तो हर कोई ले सकता है क्योंकि कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आने लगा है। फिर इसके बाद और टॉपिक है माय आइडियल टीचर। तो ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2024 में इस पर क्वेश्चन आ चुका था, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 2-3 टाइम्स आप इसको पढ़ लीजिए, और हो सकता है कि आपने पहले ही इसकी तैयारी करके रखी हुई हो। माय आइडियल लीडर, आपका आदर्श नेता कौन है आपका, उसके बारे में भी 2025 में क्वेश्चन बना है ये। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में भी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस पे तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं ना, कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ऑनलाइन लर्निंग यूजेस एंड एब्यूजेस, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको दिख जाए तो आप तो वर्ल्ड ऑफ साइंस का ऐसे ही लिख के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। और एक 2023 में एक टॉपिक आया था पैराग्राफ में, वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नेसेसरी और नॉट, स्कूल में 3 भाषाओं को पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग। चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली, जो पेपर में आएगा। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन लेसन नंबर 7, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द इंटरव्यू पार्ट 1। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे हम। द इंटरव्यू लेसन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी बुक में जितने भी आपके लेसन हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपना अच्छा एग्जाम देकर आएँ। लेसन नंबर 7 द इंटरव्यू पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, कई सारे जो सेलिब्रिटी राइटर होते थे वो इंटरव्यू से इतना भागते क्यों थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, कुछ लोग है ना फोटोग्राफ लेने के बारे में पुरानी संस्कृति उनकी क्या कहती थी, है ना। तो ये भी आपने क्वेश्चन, मतलब इसके बारे में आपने है ना चैप्टर में पढ़ा होगा, कि जब हम किसी का फोटोग्राफ लेते हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे हम उसकी आत्मा को अपने अंदर ले रहे हैं, है ना। तो ये सब है ना ऐसी फॉल्स चीज़ें थी, मतलब मानने वाली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन
थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, है ना। थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप आपने चैप्टर में देखा होगा कि है ना, एक राइटर ने कह दिया था कि है ना, जैसे कोई उसका इंटरव्यू ले रहा है तो किसी ने ना उसके ना मतलब एकदम गला दबा दिया हो उसका, है ना, गला घोट दिया हो, ऐसा लगता था, मतलब कोई हमारा इंटरव्यू ले ही नहीं, इतना लोग भागते थे इंटरव्यू से। फिर पार्ट 2 में 64 नंबर क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। तो द अम्बर्टो इको जो थे जिन्होंने द नेम ऑफ द रोज को लिखा था, वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई थी। फिर है उसमें 65 नंबर क्वेश्चन, डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। तो आप ये सोचते हैं कि है ना, अम्बर्टो इको जो थे वो इंटरव्यू उनका लिया जाना पसंद करते थे। गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन, अपने रीजन्स देना है आपको। फिर है हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो अम्बर्टो इको थे, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बताया ये। और इसमें इको ने बताया था कि वो इतना अच्छा कैसे लिखते थे इतने बिजी होने के बाद भी। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई थी कि है ना, जब कोई मुझसे है ना, कोई रिलेटिव मेरा मिलने के लिए आता था, और जब वो मुझसे बोलता था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो जितनी देर वो रास्ते में आता था ना, तो अम्बर्टो इको ऐसा नहीं उसका वेट करते थे बैठ के कि वो आएगा और नीचे लिफ्ट से ऊपर तक आएगा, इतनी देर में तो वो अपना काम करते रहते थे विदाउट टेंशन, वेरी कूल माइंड, इसलिए वो बहुत सक्सेस होते गए। फिर है इसमें व्हाट डज वी एस नायपॉल से अबाउट एन इंटरव्यू। वी एस नायपॉल ने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ डिड अम्बर्टो इको मैनेज टू राइट टू मच इन हिज लाइफ। अम्बर्टो इको अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते थे। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ एंड व्हेन डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट टू राइट नॉवेल्स। अम्बर्टो इको ने कब और कैसे नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 70, डिस्क्राइब द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। दो जो नॉवल थी उसको थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या था द नेम ऑफ द रोज में। स्टूडेंट्स, लगभग हमारे पूरे 70 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम बात कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने में ज़्यादा लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सबसे पहले जिन पे सन लगा हुआ है, जो आ चुके हैं, पहले उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स हमारे बहुत स्कोरिंग होते हैं, और 32 मार्क्स के करीब आधा पेपर हमारा पूरा है ना क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करता है। और जितने अच्छे तरीके से हमने चैप्टर को समझा होता है, उसी पे बेस हमारे एक्सट्रैक्ट भी बनते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंगो फर्स्ट बुक के लास्ट लेसन के बारे में, लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। और हाँ, अगर आपको जो भी स्क्रीन पे ये 4 चैनल दिख रहे हैं, 4 नहीं 3 ही हैं, तो इनको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मुझे लगता है कि अभी ये वीडियो आपके काम की होगी, और आने वाले समय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काम की होगी। वो पहले से ही तैयारी करेंगे इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो उनका बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक अच्छे काम में आप भी सपोर्ट करें, जैसा हम करते हैं आपके लिए, ऐसा आप करें किसी और के लिए, ताकि वो आपको याद रखें। कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिले, हम कहाँ से कर सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। लेसन 8, अब हम लेसन 8 को देखेंगे, गोइंग प्लेसेस। लेसन 8 पे बात करने से पहले एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा, ठीक है। और ग्रामर में आपको क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले जो आपके 4 सेट हैं 2022 से लेके 2025 तक, इन चारों सेट में क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप एक बार देख लीजिएगा कि किस टाइप के उसमें है ना क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे है ना एक क्वेश्चन आर्टिकल्स पे बनेगा, एक डिटर्मिनर्स पे बनेगा, एक क्वेश्चन प्रपोजिशन पे बनेगा, ठीक है, वर्ब्स पे बनेगा एक क्वेश्चन। इसके बाद में टेंस पे कोई क्वेश्चन बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे बनेगा,
अगर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो मैंने कई सारी वीडियोस पहले बना के रखी हुई हैं, जो कि टेंस पर है, प्रपोजिशन पर है, मॉडल्स पर है ना? हर एक टॉपिक पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आप उनको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि कई बार कई सारे क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं आपके और रिपीट हो रहे हैं। एक बार आप वॉइस पढ़ के जाइएगा, डू एज डायरेक्टेड में आपसे वॉइस पूछ लिया जाएगा। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना? तो जब भी हमें हमारा एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से आएगा, तो उसके पहले हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हम लेसन 8 गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? दोनों लड़कियों को कहाँ पे वर्क मिलेगा, है ना? ऐसा कहा जाता है स्कूल में। तो वो बिस्कुट की फैक्ट्री में उनको वर्क मिलता है, उन्हें पता था यहीं पे काम करना है। लेकिन जो सोफ़ी होते हैं उसके बड़े बड़े ख्यालात होते हैं। चैप्टर को पढ़ने में वो काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा, मज़ा भी आता है। और जब अच्छे तरीके से कोई टीचर हमको समझाते हैं तो हमें हर एक चैप्टर बिल्कुल माइंड में फिट हो जाते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द ओपिनियंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? है ना? सोफी किस बारे में सपने देख रही थी, एंड व्हाई डज जेनेसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स? और जो जेंसी होती है उसकी फ्रेंड, वो किस तरीके से उसको निराश करती है कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर एक और मैंने क्वेश्चन को स्टार से ऐड किया है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? सोफी क्यों नहीं चाहती कि जेंसी को पता चले कि उसके डैनी के साथ में क्या कहानी रही है? कि वो डैनी कैसी जो होता है, एक फुटबॉलर होता है, काफ़ी अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी होता है, स्टार होता है वो, उसके बारे में सोचती रहती है कौन? सोफी। 73 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोफी रिगल व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी? तो सोफी को घबराहट क्यों होती है जब वो सोचती है कि जॉफ जो है पिताजी को बता देगा कि मैं डैनी कैसे मिली हूँ, या सोचती हूँ उससे मिलने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 74 में, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन? तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर के बीच में पड़ाव आते हैं जब वो सोचती है कि डैनी कैसी में एक व्यक्तित्व देखती है पूरा? क्वेश्चन नंबर 75, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आने की बहुत संभावना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 76, डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी? क्वेश्चन नंबर 77, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? किस प्रकार से सोफी जो होती है जॉफ की जो फैंटेसी को शामिल करती है फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 78, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर? डैनी कैसी जो इसमें प्लेयर दिखाया गया है वो किस टीम के लिए खेलता था? ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आ जाएं तो। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल जेंसी इज? जेंसी किस टाइप की लड़की थी? क्वेश्चन नंबर 80, हु इज जॉब? जॉब उसका भाई था, सोफी का। व्हाट डज ही डू? वह क्या करता था, वह क्या करता है मतलब। हु इज डैनी केसी? व्हाट डज सोफी फील अबाउट हिम? डैनी केसी कौन है? सोफी उसके बारे में क्या सोचती है, महसूस करती है? 82 नंबर पे है, व्हाट वाज सोफीज एम्बिशन इन लाइफ? सोफी का उसके जीवन में क्या महत्वाकांक्षा है? व्हेन डिड सोफी गेट टू सी डैनी केसी? है ना? और सोफी डैनी केसी से कैसे मिली, है ना? वो उससे कैसे मिला, मिला भी क्या, नहीं मिला, है ना? अगर चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से समरी को सुना है, आपने क्या पूरे चैप्टर को पढ़ा है, तो आपको हर एक बात अच्छे तरीके से याद होगी। और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन्होंने मेरे से पढ़ा होगा तो ज़रूर उनको ये चैप्टर्स दिमाग में हर एक बात याद रही होगी, हर एक क्लास में किस तरीके से मैंने उनको समझाया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे पोइट्री पोयम के लेसन्स के बारे में। ठीक है, पोयम के लेसन्स के बारे में
बात करने से पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका आएगा वो डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड होगा। तो डू एज डायरेक्टेड में आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से प्रयोग जो हैं आपको पढ़ना पड़ेंगे इसमें। डू एज डायरेक्टेड आपके जो हैं वो डिग्री से रिलेटेड आएगा। आपको कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। इसके बाद में वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसकी भी आपको रूल्स देख लेना पड़ेगा। इसके बाद में आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड एज, सिंस, बिकॉज, when, until, whenever, so that, unless, as, बट, ऐसे कई सारे जो कंजक्शन वर्ड आएंगे जिससे आपको सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप, नाउन क्लॉज कैसे होता है, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। इफ और अनलेस का प्रयोग तो आप करके जाइएगा, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है अपना, तो वो आपको आना चाहिए। नो सूनर देन, एज सून एज, इसके बारे में भी आपको करके आना चाहिए, इसमें से भी आपका एक बनता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या इसके साथ में और भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपको, तो वो आप कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, बात करते हैं अपने पोयम के जो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट लेसन आपका है माय मदर एट 66। आप इसकी वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। तो 84 में देखिए, पिछले लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हमारे, एक 85 नंबर और एक 89 नंबर और आपका 86। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी न्यू क्वेश्चन बन के 2026 में ऐड हो सकते हैं, वरना ये 3 तो आपको अच्छे तरीके से लर्न करना ही है। तो 84 कौन सा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोइट फील्स, जो कवित्री होती है वो किस प्रकार का दर्द महसूस करती है। 85 नंबर है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोयम माई मदर एट 66। जो नौजवान पेड़ होते हैं, यंग ट्रीज, है ना, नए नए जो होते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से तेज़ी से भाग भाग के उछल कूद करके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब जब वो कार से जाती है तो एयरपोर्ट की तरफ, तो उसकी तुलना कैसे की गई है ना, उनकी माँ से, मदर से। 86 नंबर है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, और मदर जो है उनकी, उनका लेट विंटर्स मून से कैसे कंपेयर किया गया है, जो एक चंद्रमा निकलता है, बहुत फीका पड़ जाता है जब चंद्रमा, है ना, उससे। 87 पर है वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, समराइज द पोयम माय मदर एट 66। आप सभी जो पोयम वाले जो लेसन है उनका सेंट्रल आइडिया जरूर याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है ना। और हर एक चैप्टर की समरी आपको पढ़ना है कि उस चैप्टर वह जो पोयम है किस बारे में है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, और फिर अगर आप लिख देते हैं पूरा तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जब लास्ट टाइम अपनी माँ को देखती है तो वो कवित्री की फीलिंग कैसी होती है, हाउ डिड शी हाइड देम, और वो उसे कैसे छुपाती है। अब हम पोयम 2 के बारे में बात करेंगे, फ्लेमिंगो से ही है ये, और नीचे मैंने अपनी इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने इसमें रखा हुआ है, और काफ़ी पहले भी ये क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। पोयम 2 कीपिंग क्वाइट, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल बहुत शेयर करें, हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए जिनको इसकी नीड है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। हमें 12 तक गिनना चाहिए तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा।
तो ये जो पोयम है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए इसका। डू यू थिंक द पोइट पैब्लो नेरुडा एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं कि जो पैब्लो नेरुडा हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय होने के लिए बोल रहे हैं हमें कि हम बिल्कुल कुछ ना करें और मर जाएं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रिफर्स टू इन द पोयम? इस पोयम में क्या सैडनेस है? 2024 में ये क्वेश्चन आया है। अगर हम देखें तो 23 में क्वेश्चन नंबर 94 आया था, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस? 95 पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट 2024। 96 पर व्हाट कैन द अर्थ टीच अस? ठीक है, तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं इस पोयम के इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में 2 आप और ऐड कर लीजिएगा, उनकी भी पॉसिबिलिटी बनती है आने की। अब हम बात करते हैं पोयम 3 पर। पोयम 3 पे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पेपर में क्वेश्चन नंबर आपका एक 7 आएगा और वो आपका रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड होगा, जो पोयम से ही कुछ लाइनें आपकी उठाई जाएंगी और उसी पे ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो काफ़ी ध्यान से अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो प्रोज से आपका आएगा। 8 क्वेश्चन नंबर जो बी आएगा उसका वो प्रोज से होगा आपका। और एक क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट आपका बनेगा वो आपका सेकंड बुक से बनेगा। सेकंड बुक को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, उसके भी आपको चैप्टर्स करना है और उसके भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी रीडिंग को अच्छे से समझना भी है। अब हम बात कर रहे हैं पोयम नंबर 3, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? 2023 में और 25 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाई इज ग्रैंडवर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड? क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार। एंड 100 नंबर पे ये क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। 2022 और 24 में ये क्वेश्चन आपका आया था। फिर से इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम। इस कविता में ब्यूटी की कौन कौन सी बातों के बारे में बताया गया है? फिर है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 101, समराइज द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 102 पे है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। मैंने आपको पहले बताया है कि हर एक पोयम के सेंट्रल आइडिया को आपको नहीं छोड़ना है। आपका ऐसे लिखा आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 103 पे, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है वो क्या मैसेज दे रही है ना? अब हम देखते हैं। अब तो पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर आगे 10 आएगा, 11 आएगा, 12, 13, 14, 15, वो सब क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्लास 12 का पोयम नंबर 4, अ रोड साइड स्टैंड। काफ़ी अच्छी पोयम थी ये। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वैन? बच्चों जैसी इतनी प्रतीक्षा या इच्छा रखना, है ना, कवि जिस बारे में बताता है कि वो जो रोड साइड स्टैंड वाले होते हैं वो बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाते हैं रोड साइड में, जैसे हम लोग भी कभी जाते हैं, तो उनकी क्या इतनी इच्छा बनी रहती है कि कोई आके हमसे सामान ले ले हमारा। 105 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड?
उनकी क्या मतलब उनका दुख था रोड साइड स्टैंड वालों का जो सामने दुकान लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 106 की बात की जाए तो समराइज द पोयम और रोड साइड स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड जो पोयम है उसका सारांश लिखिए। 107 पे जो पोयम है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। 108 पे व्हाट डू यू मीन बाय रोड साइड स्टैंड, आप रोड साइड स्टैंड से क्या समझते हैं। 109 पे व्हाट आर द थिंग्स दैट वर सोल्ड इन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो उन्होंने लगाया हुआ था उस पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जा रही थी। और 110 पे व्हाट फॉल्स प्रोमिसेस आर मेड टू द पुअर पीपल। और उन मतलब गरीब लोगों से कौन कौन से वादे किए जाते हैं इस पोयम में बताया गया है। वही आपने पता होगा कि वो राजनेता जो होते हैं कई सारे वादे करते हैं लंबे लंबे, है ना, हम ऐसा करवा देंगे, गांव को शहरों से जोड़ देंगे, ये सब ऐसे ही होता है बोलने का। पोयम नंबर 5 की बात की जाए तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जेनिफर चाची के बाग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जेनिफर जो आंट की शादी हो जाती है अंकल से, उनके जो हस्बैंड हैं, तो उसका कितना बड़ा बोझ पड़ता है उनके ऊपर, मतलब उनकी मैरिड लाइफ एक अच्छी नहीं होती। इस बात का दुख उन्होंने अपनी इस पोयम में बताया है कि वो जिस प्रकार से पढ़ाई करती हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। 112 व्हाट डू यू व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आंट जेनिफर जो भी एनिमल्स को बनाती हैं, जो टाइगर्स होते हैं, आपको पता होगा, दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होते हैं। व्हाट माइट द पॉइंट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। और कवि इस अलग तरीके के, है ना, कवि ने इसको किस तरह सुझाव दिया है इस अलग तरीके को। मतलब आंट जेनिफर जो होती हैं वो जो टाइगर्स उछल कूद करते हैं वैसे चाहती थी अपनी लाइफ में एक फ्री रहना, लेकिन ऐसा उन्हें मिला नहीं। वो जैसा करना चाहती थी लेकिन वो एक वेडिंग के बंधन में काफ़ी बंध गई। तो उनका दुख इसमें दिखाया जा रहा है इस पोयम में। क्वेश्चन नंबर 113 समराइज द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोयम है उसका आपको सारांश लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 114 व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम। वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इन बाघों को जेनिफर चाची के बाघ क्यों कहे जाते हैं। फॉर आंट जेनिफर्स व्हाट डू द टाइगर्स सिंबलाइज। और इसमें टाइगर्स क्या संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड। जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तो ये जो बाघ होते हैं उनके वो क्या करेंगे। मतलब पोयम में मैसेज दिया गया है ये फिर भी हरदम अमर रहेंगे और उछल कूद करते रहेंगे जैसी उनकी इच्छाएं रही थी। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपकी पोयम के पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। अब हम बात करते हैं आपकी बुक 2 विस्तास, जिसमें काफ़ी अच्छी स्टोरीज थी। तो बुक 2 में विस्तास में लेसन फर्स्ट द थर्ड लेवल। मुझे पता है काफ़ी लोगों को जब ये रीडिंग करवाई गई थी तो काफ़ी इसके वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, थोड़ा शुरू शुरू में बोरिंग भी लगा, लेकिन जितनी स्टोरी हमें अच्छी टाइगर किंग की लगी उससे अच्छी स्टोरी हमें इसकी नहीं लगी होगी ना। लेकिन फिर भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, कि किस तरीके से एक इंसान बहुत पहले के समय में पहुंच जाता है पास्ट में अपने, और वो क्या क्या मतलब इमेजिनेशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 जो है इसका, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, फिर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 2026 में। 119 में, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली।
थर्ड लेवल जो था, तीसरा तल जो नीचे बना हुआ था, वो चार्ली के निकलने का माध्यम था वहाँ से। ठीक है, 23-25 में ये क्वेश्चन आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं फिर से आने के, है ना। 120 पे है, वाई डिड चार्ली कम बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। चार्ली जो था वो तीसरे तल से वापस कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 121 पे, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली ने यह क्यों सोचा कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। और 122 पे, डिस्क्राइब इन डिटेल्स व्हाट चार्ली सा ऑन रीचिंग द थर्ड लेवल। डिटेल में बताइए कि चार्ली ने थर्ड लेवल पे क्या क्या देखा। ये हमारी जो सेकंड बुक है विस्तास, उसका फर्स्ट लेसन था, और हम लेसन 2 के बारे में बात करेंगे अब। द टाइगर किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो भाग्य में लिखा होता है वो शायद होके ही रहता है, इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है। द टाइगर किंग, 123 नंबर क्वेश्चन, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। 2024 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। कितने टाइगर्स को मारने की आवश्यकता थी टाइगर किंग को, महाराजा को। क्वेश्चन नंबर 126, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच was supposed to decide his fate। क्वेश्चन नंबर 127, हु एक्चुअली किल्ड द 100 टाइगर। 100 जो टाइगर था उसको रियल में किसने मारा था। 128 पे है, व्हाई डिड द टाइगर किंग वो टू किल 100 टाइगर्स। और 129 पे है, हाउ डिड द 100 टाइगर किल द टाइगर किंग। और 100 जो टाइगर था, आपको पता है ना इस स्टोरी में लास्ट में क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे के लिए लेने आता है खिलौना, है ना, टाइगर किंग, तो लकड़ी का जो बाग लेकर आता है, तो लकड़ी के बाग इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो उसकी फांस होती है ना, किनारे बहुत तीखी होती हैं लकड़ी के खिलौने की, वो उसके हाथ में लग जाती है उंगली में, जिससे उसको घाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो मरता है। लेसन नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 130, what are Geoff Green's reasons are including high school students in the students on ice expedition। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिका के बारे में लेसन था ये वाला। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार आया था वो है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। 2023 और 24 में इसके फिर से आने की संभावना है स्टूडेंट्स। 132 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है भूगर्भीय इतिहास काफ़ी पुराना देखने को मिल सकता है, छुपा हुआ है। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। और इस क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। 133 पे, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। 2025 में ये क्वेश्चन आया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4-5 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट हुए हैं। 134 पे क्वेश्चन देख लीजिए, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन दिस कांस्टेंट ऑन द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। 135 पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जी। 136 पे है, हाउ लॉन्ग डिड द राइटर ट्रेवल टू रीच अंटार्कटिका।
राइटर जो है अंटार्कटिका किस तरीके से पहुंचा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इस पर आने के चांसेस हैं इसके। 137 पे है, व्हाई इज अंटार्कटिका हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग के बारे को समझाने में किस प्रकार से हेल्पफुल है, उपयोगी है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लेसन 4 द एनिमी। 138 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और स्टूडेंट ये आपकी बुक में करीब 24 पेजेस की सबसे लॉन्ग आपका लेसन है, ठीक है। इसकी समरी समझना ही काफ़ी हेल्पफुल है, पूरा लेसन में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन स्टोरी काफ़ी अच्छी है। किस तरीके से जापानी डॉक्टर सदाव जो होता है वो अपने जो अपोजिट जिनसे वो वॉर करते हैं, है ना, उसका जो एक सोल्जर आ जाता है, सैनिक, उसको बचाते हैं। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हर सेल्फ। घायल व्यक्ति को जो उसकी पत्नी होती है हाना, वो किस प्रकार से मतलब उसके घाव साफ करती है, उसकी सेवा करती है ना। 2024 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 140 पे है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ उस व्यक्ति के साथ में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 141 पे, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू गेट रिड ऑफ द मैन। सदाव ने उस व्यक्ति से मुक्ति पाने के लिए क्या किया, या उसको कैसे मतलब छोड़ दिया। 142 पे है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। 143 पे क्वेश्चन इसी में से इंपॉर्टेंट है, व्हाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द जापान आर्मी। जापान आर्मी में डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं भेजा गया था। वो इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि बड़े बड़े जो ऑफिशियल जनरल जो रहते थे, है ना, उसी शहर में उनके यहाँ पे, तो उनकी सेवा करने के लिए भी या उनका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर चाहिए थे, तो इसलिए इनको रखा गया था। 144 पेज क्वेश्चन नंबर है, इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना फाइंड द एनिमी सोल्जर। किस परिस्थितियों में डॉक्टर सदाव एंड हाना को वो सोल्जर मिला था, है ना, बहुत ही घायल था वो और समुद्र किनारे मिला था। 145 पे, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सर्वेंट्स लीव हिज सर्विस। डॉक्टर सदाव के जो नौकर थे उन्होंने उनके यहाँ पे काम करने से क्यों मना कर दिया था। 146 पे है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द प्रिजनर एस्केप। डॉक्टर सदाव ने जो कैदी था उनके पास में उसको कैसे भगाया। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द फेस ऑफ इट हु इज मिस्टर लैम। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये इस बुक में, विस्तार में आपने इसकी स्टडी की होगी। हाउ डज डैरी गेट इन टू हिज गार्डन। गैरी जो डैरी था वो गार्डन में किस तरीके से पहुंचा। 148 पे क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन। मिस्टर लैम जो थे वो अपने गार्डन को, बगीचे को एकदम खुला क्यों छोड़ते थे। 149 पे है, व्हाट इज इट दैट ड्रॉस डैरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। 150 पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 150 पे जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी के बारे में आप उसके चरित्र के बारे में बताइए, वो क्या सोचता रहता था। 2025 में क्वेश्चन आया था ये। 151 पे है, व्हाई डिड मिस्टर लैम टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड अ वीड। और मिस्टर लैम जो होते हैं वो डेरी को काफ़ी बार समझाने का प्रयास करते हैं इसमें, और उसको जीवन जीना सिखाते हैं, और वो फ्लावर और वीट का उसे एग्जाम्पल देते हैं, फूल का। 152, वाई डिड डेरी नॉट लाइक टू मिक्स अप विद पीपल। डेरी बाकी लोगों के साथ में क्यों घुल मिल नहीं पाता था। एंड 153 पे जो क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम की विशेषता बताइए ना, कैसा चरित्र था उनका।
अब हम बात करते हैं लेसन 6, जो लास्ट लेसन है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 154 पे, बामास एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटकाला सास एक्सपीरियंस डेपिक्ट, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन। 155 पर है, वाई डिड जिटकाला सा रेसिस्ट शॉर्टनिंग ऑफ हर ईयर। जिटकला जो थी वो अपने बालों को कटवाने से क्यों मना कर रही थी। 156 पे है, हाउ डिड जिटकाला रिएक्ट व्हेन जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी शॉर्टेंड। जब उसकी सहेली होती है जुडविन बताती है जिटकाला को कि तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, शॉर्ट किए जाएंगे, तो वो कैसा रिएक्ट करती है। और 157 पे, हाउ डिड बामा कम टू नो ऑफ द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। बामा जो होती है वो अनटचेबिलिटी, जो कुछ लोग नीची जात के लोग समझते हैं, है ना, ऊंची जात और नीची जात में, तो वो उस इस प्रकार से उसको पता कैसे चलता है इस बारे में, बामा को उसका भाई उस सब कुछ बताता है ना। एंड 158 पे है, व्हाट एडवाइस डिड बामास ब्रदर गिव हर। ओबामा के भाई ने उसको क्या सलाह दी। तो स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने इनको देखा। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इस चैनल पर आपको, जो भी आप चैनल देख रहे हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रामर्स, इंपॉर्टेंट सम्स, सवाल हैं। आप उन पर विजिट करें, उनको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और इसी के साथ में आने वाली जितनी वीडियोस होंगी, क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 9 के 5 to 8 के, ग्रेजुएशन लेवल के, कंपटीशन एग्ज़ाम के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपके इन चैनल्स पर आते रहेंगे। तो बस आप बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।